बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप बच्चों से इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पॉलिटिकल साइंस प्लस 2 का आपका 9th पार्ट ए का 9th चैप्टर है लोकतांत्रिक उभार व गठबंधन की राजनीति। इसमें हम जो मुख्य अध्ययन करेंगे आज 1990 के दशक में सहभागी उभार, भारतीय राजनीति में 1990 के पश्चात उभरती प्रवृत्तियां। तो मुख्य विषय पर जाने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा परिचय जो है वो इंट्रोड्यूस आपको इस टॉपिक से करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई तो उसके पश्चात जो है वो 8वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। 8वीं लोकसभा के चुनाव हुए और इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को जो है वो 543 स्थानों में से 543 स्थानों में से जो है वो 415 स्थान जो है वो लोकसभा में जो है वो प्राप्त 415 स्थान लोकसभा में प्राप्त हुए थे, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात जो है वो किसी भी राजनीतिक दल को जो है वो इतने अधिक स्थान लोकसभा में प्राप्त नहीं हुए थे। चुनावों के पश्चात जो है वो श्री राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जो है वो अपनी व्यक्तिगत छवि और ईमानदारी से जो है वो देश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करने के लिए कई ऐसे कार्यक्रम, नीतियां प्रारंभ किए, जिसके कारण वे न केवल भारत में ही लोकप्रिय हुए अपितु जो है वो विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ती चली गई। परंतु उनकी छवि जो है वो तब धूमिल हुई, उनकी ईमानदार छवि को तब धक्का लगा जब 1987 में जो है वो बोफोर्स तोप घोटाला हुआ और उन पर रिश्वतखोरी के आरोपण लगे थे, तो इससे उनकी ईमानदारी छवि को जो है वो धक्का लगा था। इसके साथ ही जो है वो दो ऐसी घटनाएं जो है वो उस समय ऐसी घटित हुई, उसमें हम बात करेंगे शाहबानो मामला, शाहबानो केस, और दूसरा था फैजाबाद की अदालत का 1988 का निर्णय। अब हम बात करते हैं कि शाहबानो केस क्या था। शाहबानो जो है वो एक मुस्लिम महिला थी जिसने अपने पति से जो है वो तलाक के पश्चात जो है वो गुजारा भत्ता मांगा था और सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वो शाहबानो के पक्ष में अपना फैसला दिया था। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो ये फैसला दिया गया उसका विरोध जो था वो कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों के द्वारा इस आधार पर किया गया कि ये सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय जो है वो हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करता है। तो इस प्रकार से जो है जब कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों के द्वारा देश भर में इसका विरोध किया जाने लगा, कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों के द्वारा, तो सरकार को जो है सरकार ने ये महसूस किया कि कहीं ऐसा ना हो देश में धार्मिक उन्माद जो पैदा हो जाए, सांप्रदायिक दंगों में जो है वो वृद्धि होने लगे या सांप्रदायिक दंगे बने या सांप्रदायिक जो है वो माहौल जो है वो देश में पैदा हो जाए। तो सरकार ने जो है वो संसद में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप ना करने संबंधी विधेयक जो है वो संसद से पास करवाया और उसको जो है वो कानूनी रूप देने की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हुई। परंतु इसका विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी और हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद तथा आरएसएस और शिवसेना आदि संगठनों के द्वारा जो है वो किया जाने लगा था। इस शाहबानो केस से जो है वो हिंदू लोगों को जो है वो हिंदू समुदाय के लोगों को जो है वो मतलब एक किस्म की जागृति जो है वो उनमें उत्पन्न होने लगी। दूसरा जो है वो फैजाबाद की अदालत का जो है वो एक ऐसा निर्णय था 1988 में फैजाबाद की अदालत ने जो है वो एक ऐसा निर्णय दिया जिसके अंतर्गत की जो है वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के जो विवादित स्थल था उसके दरवाजों को जो है वो खोलने का निर्देश जो दिया गया ताकि बहुसंख्यक जो हिंदू धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं उनकी भावना का सम्मान हो सके और वे जो हैं वो पूजा अर्चना कर सके। अब ये जो फैसला जो है वो फैजाबाद की अदालत के द्वारा दिया गया, इसका श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो दोनों प्राप्त करना चाहती थी कि उनके प्रयत्नों से ऐसा संभव हो सका। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो इसका जोर शोर से जो वो प्रचार किया था और उसका श्रेय जो है उसने प्राप्त करने का प्रयत्न किया और उसके पश्चात जो है वो जो हिंदू धर्म से संबंधित लोग थे वे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समीप अधिक आने शुरू हुए थे।
उसके पश्चात जो है वो क्या होता है कि नवंबर 89 में जो है वो 9वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं, जिसमें कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है वो लोकसभा के चुनावों में जो है वो भारी पराजय का सामना करना पड़ता है और उसको केवल जो है वो लोकसभा में 197 स्थान ही प्राप्त होते हैं। तो इतने कम स्थान जो है वो प्राप्त हुए। यद्यपि वह लोकसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था, परंतु कांग्रेस पार्टी के जो संसदीय दल के नेता थे श्री राजीव गांधी, उन्होंने जो है सरकार बनाने से इनकार कर दिया। उसके पश्चात जो है वो बीपी सिंह के नेतृत्व में जो है वो सरकार का राष्ट्रीय मोर्चे के साथ जो सरकार का निर्माण जो किया गया था, परंतु और ये सरकार भी अधिक समय तक जो वो नहीं चली, क्योंकि 1990 में जैसे ही जो है वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय जो सरकार के द्वारा लिया गया, तो इसका जो है वो देश भर में विरोध होने लगा और जनता दल में जो है वो काफी फूट जो है वो पड़ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 1990 में जो है वो चंद्रशेखर तथा चौधरी देवीलाल ने जो है वो क्या किया कि उन्होंने जो है वो जनता दल से अलग होकर 56 सांसदों के साथ जो है वो जनता दल समाजवादी दल का निर्माण कर लिया था। तो और फिर चंद्रशेखर ने जो है वो कांग्रेस पार्टी के सहयोग से जो है वो सरकार का निर्माण जो है वो किया, परंतु ये सरकार भी अधिक समय तक नहीं चल सकी और मार्च 1991 में जो है वो इस सरकार ने भी अपने पद से जो वो त्याग पत्र दे दिया था और उसके पश्चात मई जून 1991 में 10वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। अब हम आते हैं मुख्य विषय पर। ये हमारा मुख्य विषय है भारतीय राजनीति में 1990 के पश्चात उभरती प्रवृत्तियां। तो इसमें 1990 के पश्चात कौन कौन सी ऐसी जो है वो ट्रेंड्स जो है वो भारतीय राजनीति में आए, जो कि बदलाव की ओर जो है भारतीय राजनीति में बदलाव की ओर जो वो संकेत कर रहे थे। तो इसमें आपका सबसे पहले है एक दल की प्रमुखता के युग का अंत। भारत में जो एक दल की प्रधानता जो है वो काफी समय से जो स्थापित हो रही थी, 1990 के पश्चात जो है या 9वीं लोकसभा के चुनावों के समय से ही जो है वो क्या हुआ कि एक दल की प्रधानता के युग का जो है वो अंत हो गया। एक समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो केंद्र तथा राज्यों में केवल उसी की सरकारें जो है स्थापित हुआ करती थी, कुछ राज्यों को छोड़कर, और कुछ थोड़े से समय के लिए जनता पार्टी की भी प्रमुखता जो है वो रही थी। परंतु अगर हम जो है वो 9वीं लोकसभा के चुनावों से लेकर 15वीं लोकसभा के चुनावों तक देखें तो हमें पता चलता है कि एक दल की प्रधानता के युग का अब वर्तमान समय में जो है वो अंत हो गया। उसके पश्चात हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की संख्या तथा स्वरूप। राजनीतिक दलों की संख्या तथा स्वरूप वर्तमान समय में भारत में जो है वो 2600 के लगभग जो है वो राजनीतिक दल जो वो पाए जाते हैं। इनमें 8 जो वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, 53 जो है वो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है तथा 2539 जो है वो ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका चुनाव आयोग के पास जो है वो पंजीकरण है। ये राजनीतिक दल जो है इनमें से अधिकतर राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि जो है वो धर्म और भाषा या क्षेत्र के आधार पर या जाति के आधार पर आधारित हैं, और इनका कई राजनीतिक दल तो ऐसे हैं कि उनमें आंतरिक लोकतंत्र की जो वो कमी पाई जाती है। कई सालों से जो है इनके जो है वो संगठनात्मक चुनाव भी नहीं हुए हैं। केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही ये दो ऐसे दल हैं जिनके संगठनात्मक चुनाव जो समय समय पर होते रहते हैं। उसके बाद जो है वो तीसरा है विपक्ष का बहुदलीय स्वरूप। अब हम बात करेंगे कि विपक्ष का बहुदलीय स्वरूप 9वीं लोकसभा के चुनावों से लेकर अगर हम 15वीं लोकसभा तथा वर्तमान समय तक हम देखें तो हमें पता चलता है कि होता क्या है भारत में कि जिस दल को लोकसभा में या दलों के समूह को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह सरकार का निर्माण करते हैं, और जिस दल को सबसे अधिक स्थान जो लोकसभा में प्राप्त होते हैं उसको विरोधी दल का दर्जा जो वो दिया जाता है। परंतु भारत में जो है वो विपक्ष का बहुदलीय स्वरूप जो पाया जाता है, ये इसका विपक्ष का बहुदलीय स्वरूप पाए जाने का मुख्य कारण ये है कि भारत में राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। यद्यपि जो है वो सरकारी तौर पर जो है वो किसी एक राजनीतिक दल को जो है वो विपक्षी दल के रूप में मान्यता दी जाती है, परंतु अन्य कई विपक्षी दल जो है वो विरोधी दल की भूमिका अभिनीत करते हुए नजर आते हैं।
जो कि भारतीय संसदीय प्रणाली के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। आगे है नंबर 4 पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का बढ़ता महत्व। भारतीय राजनीति में जो है वो एक परिवर्तन ये भी आया है कि 1989 के 9वीं लोकसभा के चुनावों से लेकर जो अगर 15वीं लोकसभा के चुनावों तक की बात करें तो हमें पता चलता है कि क्षेत्रीय दलों का महत्व जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और वर्तमान समय में भी क्षेत्रीय दल जो है वो उनकी राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में भी जो है उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। तो क्षेत्रीय दलों का महत्व जो है वो भारतीय राजनीति में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में इनकी अपनी सरकारें हैं और केंद्र में या कई राज्यों में जो है वो अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार का निर्माण किया है, या फिर जो है वो केंद्र में भी जो है वो एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो सरकारों में शामिल रहे। अब बात करते हैं हम राजनीति का जातीकरण। राजनीति का जातीकरण जो है वो भारतीय राजनीति की अब जो है वो वर्तमान समय में एक विशेषता बन गई है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना होता है कि कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। राजनीति का जातीकरण से हमारा अभिप्राय ये है कि जब जाति राजनीति में प्रवेश कर जाए और जाति राजनीति को अधिक प्रभावित करने लगे तो उस स्थिति को जो है वो राजनीति का जातीकरण कहा जाता है। जैसे भारत में मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पर जो है वो जाति के आधार पर राजनीतिक दल अस्तित्व में आए हैं और जो राजनीतिक दल होते हैं जब चुनाव होते हैं तो वह प्रमुख जाति से संबंधित लोगों को जो है वो अपना प्रत्याशी बनाना जो है वो पसंद करते हैं। इसी प्रकार से जब केंद्रीय तथा राज्य मंत्रिमंडल जो बनते हैं तो उसमें भी जो है वो क्या होता है कि प्रमुख जातियों के लोगों को, सांसदों, विधायकों को अवश्य ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त जब भारतीय मतदाता जो है वो जब भी जो है वो अपने मत का प्रयोग करता है तो वह जाति के तथ्य को अवश्य ही ध्यान में रखता है। तो इसको हम राजनीति का जातीकरण कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राजनीति का संप्रदायीकरण। राजनीति का संप्रदायीकरण भी एक भारतीय राजनीति की एक विशेषता बन गई है। मैं यहाँ पर इसको फिर से ऐसे डिफाइन करना चाहूंगा कि राजनीति का संप्रदायीकरण से हमारा अभिप्राय ये है कि जब राजनीति में जो है वो धर्म की भूमिका अधिक बढ़ जाए और धर्म जो है वो राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित करने लगे तो उस अवस्था को जो है वो राजनीति का संप्रदायीकरण कहा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि भारत में जो है वो धर्म के आधार पर राजनीतिक दल अस्तित्व में आए हैं, ठीक है। जैसे आपका शिवसेना है और इसी प्रकार से जो है वो अकाली दल है, मुस्लिम लीग है। और इसके अतिरिक्त जो है वो भारतीय मतदाता जब अपना मतदान व्यवहार करता है तो वह धर्म के तथ्य को भी ध्यान में रखता है। और इसी प्रकार से जो है भारतीय मतदाता जो है जब राजनीतिक दल जो है वो चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं तो वे धार्मिक तथ्यों को भी ध्यान में रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो भारतीय राजनीति का संप्रदायीकरण हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति का अपराधीकरण भी जो है वो भारतीय राजनीति की एक जो है मुख्य विशेषता बन गई है। इसको मैं ऐसे डिफाइन करना चाहूंगा कि राजनीति का अपराधीकरण का अर्थ ये है कि जब राजनीति में जो है वो अपराधी स्वभाव के लोग प्रवेश कर जाते हैं और वे राजनीति को प्रभावित करने लगते हैं तब कहा जाता है कि राजनीतिक अपराधीकरण हो गया है। जैसे कि भारत में जो है वो कई सांसद, विधायक जो हैं वो ऐसे हैं जिन पर की आपराधिक मुकदमे जो वो दर्ज हैं, फौजदारी मुकदमे जो वो दर्ज हैं, बलात्कार के मुकदमे उन पर दर्ज है, लूटमार के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं, परंतु वे केंद्रीय मंत्रिमंडल तथा राज्य मंत्रिमंडलों में मंत्री पद पर जो बैठे हुए हैं। तो इसके अतिरिक्त जो है वो चुनावों के समय जितनी भी हिंसात्मक गतिविधियां होती हैं और तो ये जो राजनेता होते हैं वो इसको बढ़ावा देते हैं। तो इस परिस्थिति को कहा जाता है कि भारतीय राजनीति का क्या हो गया है, अपराधीकरण हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिशंकु संसद। त्रिशंकु संसद जो है, त्रिशंकु संसद त्रिशंकु संसद 9वीं लोकसभा के चुनावों से लेकर जो है वो 15वीं लोकसभा के चुनावों को यदि हम देखें तो भारत में जो त्रिशंकु संसद जो है वो उभर कर सामने आई है। त्रिशंकु संसद से हमारा अभिप्राय जो है, त्रिशंकु संसद से हमारा अभिप्राय ऐसी संसद से होता है जब जिसके प्रतिनिधि सदन में जो है जब किसी भी राजनीतिक दल को जो स्पष्ट बहुमत प्राप्त
नहीं होता है तो उसको हम त्रिशंकु संसद के नाम से जानते हैं। जैसे कि भारत में जो है वो 9वीं लोकसभा के चुनावों से लेकर 15वीं लोकसभा के चुनावों तक अगर हम देखें तो भारत में लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को जो है वो स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था और अनेक दलों ने मिलकर जो सरकारों का निर्माण किया था। तो चाहे वो 9वीं लोकसभा हो, 10वीं लोकसभा हो, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं, ये जितनी भी लोकसभा जो है वो रही है भारत में, इनमें त्रिशंकु संसद जो है वो पाई गई। उसके बाद आपका लोकसभा में अल्पमत की सरकार। लोकसभा में अल्पमत सरकारें भी जो है वो भारतीय राजनीति की एक मुख्य विशेषता जो है वो बनकर उभरी है। अल्पमत की सरकार, अल्पमत की सरकार वह सरकार होती है जिसको लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है और वह सरकार जो है वो अन्य दलों के सहयोग और समर्थन पर निर्भर करती है, उसको अल्पमत सरकार कहा जाता है। भारत में मैं बार बार एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप सीधा लिख सकते हैं कि भारत में जो है वो 9वीं लोकसभा के चुनावों से लेकर जो है वो 15वीं लोकसभा के चुनावों तक भारत में अल्पमत सरकारें जो है वो विद्यमान रही हैं। ये सरकारें ऐसी थी कि इनको लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था और ये सरकारें अन्य दलों के सहयोग और समर्थन पर निर्भर करती थी। आगे है सरकार का बाहर से समर्थन करने की प्रथा। सरकार का बाहर से समर्थन करने की प्रथा भी जो है वो भारतीय राजनीति की एक मुख्य विशेषता बन गई है। सरकार का बाहर से समर्थन करने की प्रथा से हमारा अभिप्राय जो है वो उस प्रथा से है जब किसी सरकार को जो है, जब सरकार को जो है वो लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है और उस सरकार का समर्थन जो है वो बाहर से अन्य राजनीतिक दल सरकार में शामिल हुए बिना करते हैं तो उसको सरकार का बाहर से समर्थन करने की प्रथा कहा जाता है। भारत में जो है वो कई ऐसी लोकसभा भारत में जो है 9वीं लोकसभा के चुनावों में अगर हम देखें, इसी प्रकार से 10वीं लोकसभा और 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा के चुनाव और आगे 15वीं लोकसभा के चुनावों तक यहाँ पर बहुत सी सरकारें ऐसी विद्यमान रही हैं जब जो है वो क्या था कि किसी दल को जो है वो लोकसभा स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था और जो सरकारें इस समय बनी उनको कई अन्य राजनीतिक दल जो है सरकार का जो है वो बाहर से समर्थन कर रहे थे। आगे बात करते हैं गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति भी जो है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता जो है वो बनकर उभरी है। गठबंधन की राजनीति से हमारा भी प्राय जो है ये है कि जब लोकसभा में किसी भी दल को जो है स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो अनेक दल मिलकर जो है सरकार का निर्माण करते हैं, उसको हम गठबंधन की राजनीति कहते हैं। भारत में 9वीं लोकसभा के चुनावों से लेकर जो है वो 15वीं लोकसभा तक के चुनावों तक भारत में गठबंधन सरकारें जो है वो विद्यमान रही है। आगे है भारतीय राजनीति में व्यक्तिगत महानता। भारतीय राजनीति में व्यक्तिगत महानता भी जो है वो भारतीय राजनीति की एक मुख्य विशेषता रही है। यद्यपि ये 1990 के दशक से पहले भी भारतीय राजनीति की एक मुख्य विशेषता थी, परंतु 1990 के पश्चात भी जो है ये विशेषता जो विद्यमान रही है। यदि हम स्वतंत्रता के पश्चात जो वो नेहरू युग को देखें तो कांग्रेस, ना केवल कांग्रेस पार्टी में ही अपितु संपूर्ण देश में जो है वो पंडित नेहरू की व्यक्तिगत महानता जो है वो अधिक पाई जाती थी। और इसी प्रकार से जो है वो इंदिरा गांधी का युग देखें, लाल बहादुर शास्त्री का युग देखें और राजीव गांधी का देखें तो हमें पता चलता है कि इनमें हमारे देश में व्यक्तिगत महानता की बहुत अधिक भूमिका रही है कि देश की राजनीति जो है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी। और वर्तमान समय में भी हम जो है वो देखते हैं, अगर हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी और वर्तमान समय में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये व्यक्तिगत महानता का उदाहरण है। आज जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जो है वो एक व्यक्तिगत महानता को लेकर जो है वो देश के सम्मुख आए हैं। वे ना केवल अपनी पार्टी में अपितु जो है वो संपूर्ण देश में जो है उनकी लोकप्रियता जो है वो दिन प्रतिदिन जो है उसमें वृद्धि हो रही है और देश की राजनीति, दल की राजनीति जो है वो उन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो घूमती रहती है। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।